नमस्कार, मैं प्रतिभा खरे, शिक्षा संस्थान बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज मैं आपके सामने गाइडेंस एवं उसके प्रकार का व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। निर्देशन, तो इस पर अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे मानव समाज के आरंभ से लेकर अब तक के अगर हम विकास पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि मानव का जीवन इतना जटिल कभी नहीं रहा कि जितना कि आज। जन्म के बाद मानव ज्यों ज्यों आगे समाज में बढ़ता जाता है, समाज के संपर्क में आता जाता है, वह अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। समस्या घर हो, विद्यालय हो या समाज हो, वह अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है और उसको समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव करता है। बाल्यकाल में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने घर के वयस्क प्राणी पर निर्भर करता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके प्रश्न, उसके जिज्ञासाएं और समस्याओं में और उलझ जाता है। लेकिन हर व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कुछ व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं और कुछ व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वह औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों पर निर्भर रहते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह निर्णय ले सके तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति को उस योग्य बनाता है कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। उसके अंदर कौन सी योग्यता है, क्षमता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, वह उसको इस प्रकार का ज्ञान करा सके कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं सक्षम हो सके। इस प्रकार हम निर्देशन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि निर्देशन उसकी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार करा दो कि वह शक्तियों को पहचान सके। निर्देशन को अपनी भाषा में हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि निर्देशन व्यक्तियों को योग्यता का ज्ञान कराता है, लेकिन उसकी कमजोरियों को भी उसको अवगत कराया जाए ताकि वह अपनी कमजोरियों का भी समाधान उसको करके और आगे वह अपने निर्णय लेने में सक्षम हो और अपने उद्देश्यों को वो प्राप्त कर सके। कोठारी आयोग के अनुसार निर्देशन की परिभाषा। निर्देशन किसी विद्यार्थी की शैक्षिक संस्थाओं, घरों में समायोजन के योग्य बनाना तथा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों में सहायता करना है। दूसरा है चाइसोम के अनुसार, निर्देशन द्वारा व्यक्ति में सूझबूझ, अंतर्दृष्टि पैदा करने पर बल दिया जाता है ताकि वह इस योग्य हो सके कि वह अपनी सूझबूझ की सहायता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये निर्देशन हुआ। निर्देशन, अब हम आगे देखते हैं निर्देशन के प्रकार। प्रॉक्टर द्वारा वर्गीकरण। विलियम मार्टिन प्रॉक्टर ने सन 1930 में अपनी पुस्तक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन नामक पुस्तक में देश निर्देशन में 6 प्रकार बताए। सबसे पहला है व्यावसायिक निर्देशन, सेकंड शैक्षिक निर्देशन, थर्ड सामाजिक निर्देशन, फोर्थ चरित्र निर्माण से संबंधित निर्देशन, नेक्स्ट स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, नेक्स्ट अवकाश के समय उत्तम उपयोग करने के लिए निर्देशन। निर्देशन के प्रकार। यूँ तो निर्देशन का प्रकार क्लासिफिकेशन कई लोगों ने किया है, लेकिन निर्देशन को हम 3 प्रकार में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन एवं व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन निर्देशन के विभिन्न प्रकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकार है।
क्योंकि शैक्षिक निर्देशन का संबंध सीधा विद्यार्थी से होता है। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थी को स्कूल के वातावरण में ही सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता का विकास करना तथा विद्यार्थियों में आवश्यक जागरूकता एवं संवेदनशीलता पैदा करना, जिससे वह विद्यार्थी उचित अधिगम प्राप्त कर सके और उचित अधिगम प्राप्त करके वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, लेकिन और उस प्रकार का चयन कर सके। इसलिए शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि शैक्षिक निर्देशन तो बालक की वृद्धि के संदर्भ में ही देखा जाता है। यूँ कहें तो विद्यार्थी को शैक्षिक निर्देशन विद्यालय के वातावरण में ही दे दिया जाना चाहिए, जिससे वह विद्यालय के वातावरण में ही अपने विषयों को चुनने की योग्यता रख सके और आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित करने के लिए हम पहले जानेंगे कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा को यदि हम निर्देशन के साथ संबंधित रखें तो शैक्षिक निर्देशन का अर्थ हमें समझ सकते हैं। जैसे कि टी रेमंड ने शिक्षा को परिभाषित किया, तो टी रेमंड ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसे विकासात्मक प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति शैशव काल से परिपक्वता तक की प्रक्रिया से निकलना शामिल है, जिसमें वह धीरे धीरे तथा कई विधियों से वह स्वयं को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। अब शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शैक्षिक निर्देशन की हमें आवश्यकता हर जगह पड़ती है। जैसे कि कुछ हमने पॉइंट लिए हैं, जैसे कि सबसे पहले विषयों के चयन के लिए। आजकल हमने देखा है कि हमारे वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की इतनी व्यापकता हो गई है, विषयों में इतनी अधिकता हो गई है कि हमें विषय को चुनने के लिए हमारे सामने एक समस्या का प्रारूप खड़ा हो गया है कि हम आगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन सा विषय चुनें ताकि हम अपने लक्ष्य को साबित कर सकें, अपने लक्ष्य को पा सकें। इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें बनना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। उसके लिए हम उसके हिसाब से अपने विषय का चयन कर सकते हैं। अब उस विषय के चयन के लिए हमें निर्देशक को ये चाहिए कि सामने विद्यार्थी का सबसे पहले उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसके हिसाब से हम उसके विषयों का चयन करा सकें। यदि उस विद्यार्थी के विषय का चयन उसकी योग्यता के अनुसार नहीं हुआ या उसकी रुचि के अनुसार नहीं है या अभिरुचि के अनुसार नहीं है, तो वह विद्यार्थी उस विषय में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता कि जितनी कि वह सफलता प्राप्त करने के योग्य है। कई बार ये होता है कि किसी के गलत निर्देशन में या कभी कभी होता है कि माता पिता अपनी आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए अपने बच्चे को इस प्रकार का विषय उसको दिला देते हैं कि वह उसमें उतनी योग्यता नहीं रखता या उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, तो वह उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है कि जितनी कि वह योग्यता रखता है। कई बार होता है कि विद्यार्थी मतलब जो है अपने सब्जेक्ट में पढ़ने में तो बहुत होशियार है, लेकिन हो सकता है कोई सब्जेक्ट उसका मैथ्स उसका अच्छा नहीं हो और सारे सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हो। या हो सकता है कोई विद्यार्थी उसमें मैथ्स अच्छा है तो उसका बायो अच्छा नहीं है या साइंस अच्छा नहीं है, तो हम उसकी योग्यता देखकर, उसकी रुचि देखकर, उसकी अभिरुचि देखकर और उसकी क्षमता को देखकर अगर हम उसको सब्जेक्ट का विषय का चयन करवाएं तो ये उसको वो अपने लक्ष्य में प्राप्ति करने में उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है और वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। इसके लिए विषयों के चयन के लिए एक शैक्षिक निर्देशन की एक आवश्यकता पड़ती है। सेकंड हमारा आता है अपव्यय एवं अवरोधन को नियंत्रण करने के लिए। वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या गंभीर रूप से आ रही है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या प्राथमिक लेवल पर ज़्यादा देखी जा सकती है। हम प्रायः ये देखते हैं कि बच्चे प्राइमरी लेवल पर एडमिशन तो ले लेते हैं, प्रवेश पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों पश्चात वह अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते
और वह बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। इससे ये होता है कि उस विद्यार्थी का समय, शक्ति एवं धन दोनों ही व्यर्थ चला जाता है, जो कि अपव्यय होता है। इसमें हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी बार बार एक ही कक्षा में फेल होते हैं, तो वो आगे अवरोधन की समस्या खड़ी होती है। तो ये किन परिस्थितियों में ये हो रहा है, अपव्यय क्यों हो रहा है, अवरोधन क्यों हो रहा है? हो सकता है उसकी कोई पारिवारिक समस्या इस तरह से हो कि वो बार बार फेल हो रहा है, या किसी आर्थिक उसकी समस्या, पारिवारिक में आर्थिक समस्या भी आ जाती है, आर्थिक समस्या उसकी सही नहीं हो, जिसके लिए उसके माँ बाप ने उसके कमाने के लिए उसके बच्चे की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया हो, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया हो। इसकी और भी वजह हो सकती हैं कि हो सकता है पाठ्यक्रम उसको नीरस लग रहा हो, किसी के गलत निर्देशन में, या किसी अपना खुद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसने कोई भी हो सकता है गलत सब्जेक्ट विषय का चयन कर लिया हो, इसलिए वो ये समस्या का खड़ी हो रही हो। तो इस समस्या के निवारण के लिए उसको हमको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारे संविधान में हमने देखा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों को समझ के, उनका विश्लेषण करके हम इस अपव्यय एवं अवरोधन को नियंत्रण करने के लिए सफल हो सकते हैं, ताकि ये भविष्य में ये इस तरह का समस्या पैदा ना हो, और हमारा जो लक्ष्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हमारा है स्कूल में समायोजन के लिए। तो स्कूल में समायोजन के लिए जब हम देखते हैं कोई बच्चा विद्यार्थी नए स्कूल में जाता है, तो उसका विद्यार्थियों के साथ समायोजन, विद्यालय में उसे किस प्रकार से समायोजन करना है, उसे विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार से समायोजन करना है, उसे अपने शिक्षकों के साथ किस प्रकार से समायोजन करना है, यह एक समस्या खड़ी होती है। कई बार होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चा शहर के क्षेत्रों में पढ़ने आता है, तो उसे इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसको शहर के तौर तरीके, विद्यालय में किस तरह से उठना बैठना, या विद्यार्थियों से किस तरह से अपने आपस के फ्रेंड सर्कल से किस तरह से उसे अपना सामंजस्य स्थापित करना है, इस तरह उसके किस तरह से उसको समायोजन करना, तो उसके सामने ये समस्या एक खड़ी होती है। इसके लिए उसको एक शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ये हम इसमें भी देख सकते हैं, जब विद्यार्थी एक स्तर से दूसरे स्तर में भी प्रवेश करता है, तब भी उसको एक समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः हम ये भी देखते हैं, क्लास में हम देखते हैं कि बहुत व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे हमारे क्लास में होते हैं, तो उसमें सबका IQ लेवल, बौद्धिक स्तर सबका एक अलग अलग होता है, सबका रुचि का लेवल अलग होता है। तो हो सकता कोई किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती है, किसी को थोड़ा सा देर में समझ में आती है, तो किससे हो सकता उसमें कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो डिसेबिलिटी रखता हो, शारीरिक विकलांगता रखता हो, तो उसको किस तरह से सामान्य विद्यार्थियों से कैसे करना है, या सामान्य विद्यार्थियों को उस बच्चे के साथ किस तरह से सामंजस्य करना है, ताकि उस बच्चे के साथ हीन भावना पैदा भी ना हो, वो बच्चा अपने आप में कमज़ोर भी ना महसूस करे, और जो सामान्य बच्चे हैं उनके अंदर भी एक सहयोग की भावना का विकसित होती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि स्कूल में समायोजन किस तरह से करना है। यदि वो बच्चा विकलांग है या शारीरिक दृष्टि से कोई अपंगता रखता है, तो उस बच्चे के साथ हम टीचिंग मेथड किस तरह से यूज करते हैं, या फिर उसके साथ समायोजन कैसे करते हैं, शिक्षक उसके साथ कैसे समायोजन करते हैं, तो इसके लिए हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यालय व्यवस्था तथा शिक्षण विधि में परिवर्तन के लिए। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ज्ञान का प्रसार इतना हो रहा है, विषयों में इतनी अधिकता हो रही है, पाठ्यक्रम की व्यापकता हो रही है, तो जब इन सब में परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था, प्रशासन एवं शिक्षण विधि में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, और इसमें परिवर्तन भी हो रहे हैं।
हम ये पहले ये देखते थे कि पहले इतना व्यापक विषय नहीं थे, विषयों की भी कमी थी, तो इतनी जो शिक्षण विधियाँ थीं, पारंपरिक शिक्षण विधि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, और जो भी पहले शिक्षण विधि का जो होता था कि मतलब उसको एक बौद्धिक स्तर तक ही विकास करना एक लक्ष्य हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। शिक्षा बहुत आगे निकल चुकी है, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो इन सबको समझने के लिए आज हम देखते हैं हमारी शिक्षण विधि चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित हो गई है, विद्यार्थी केंद्रित हो गई है। तो हमें उसको बाल केंद्रित का से तात्पर्य हमारा है कि मतलब व्यक्तिगत विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम किस तरह से शिक्षण विधि का इस्तेमाल करें कि उस बच्चे को समझ में आ जाए। और ये सब आज हमारा हम ये देखते हैं, आज हम मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोविज्ञानों ने एक बहुत से इसमें शिक्षा में एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ के और उनको समझ के शिक्षण विधि का एक के नया टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिसके हिसाब से हम उसमें शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उन परिवर्तन के लिए हमें उनको सीखने के लिए हमें एक शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन जैसे कि इसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसे व्यवसाय के लिए निर्देशन हमें चाहिए। हम देखते हैं कि इस संसार में हमें अपना जीवन जीने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन कमाने के लिए किसी व्यवसाय की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के पास धन की मात्रा तथा उसकी व्यवस्था तथा उसके रहन सहन का स्तर एवं उसके कार्य की गति एवं समाज के संबंधित कार्यों पर किसी न किसी प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग 1 मई 1908 में फ्रैंक पार्सन ने एक संक्षिप्त रिपोर्ट में किया। व्यवसाय निर्देशन की सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से व्याख्या नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने अपनी एक रिपोर्ट में सन 1924 में की। इसमें कहा गया है, किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए आवश्यक तैयारी करने, उसमें नियुक्ति पाने तथा वहाँ प्रगति करने के लिए सूचना, अनुभव एवं राय देना ही व्यवसाय निर्देशन है। हम व्यवसाय निर्देशन को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि गोल कील गोल छिद्र में, चौकोर कील चौकोर छिद्र में। कहने का तात्पर्य ये है कि हम उचित व्यक्ति को उचित व्यवसाय के लिए निर्देशित करना। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय के लिए है, उसी व्यवसाय के लिए उसे निर्देशित किया जाए। चूँकि सभी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि एक बराबर नहीं होती। यदि हर व्यक्ति की एक जैसी क्षमता, एक जैसी योग्यता हो जाए, तो फिर व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता ही ना पड़े, सभी व्यक्ति एक जैसा व्यवसाय पा सकते हैं। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे कि नाम से ही है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं आपस में एक दूसरे जैसे नहीं होते। सब आपस में अपनी अपनी विभिन्नताएं रखते हैं। किसी की योग्यता दूसरे के योग्यता के बराबर नहीं होती। सब अपनी अपनी योग्यता, किसी की, सबकी, हर एक व्यक्ति की योग्यता, क्षमता एवं रुचि, अभिरुचि विभिन्न प्रकार की होती है। तो उस व्यक्ति को उस प्रकार के, जो व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता है, कार्य करने की क्षमता रखता है, हर व्यक्ति हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर प्रकार की योग्यता नहीं रख सकता। जिस प्रकार की वो व्यक्ति योग्यता रखता है, उसे उस प्रकार की जॉब के लिए निर्देशित करना चाहिए। वह व्यक्ति उसी व्यवसाय के लिए, जो व्यक्ति विशेष व्यवसाय से के लिए हो, उसी व्यवसाय के लिए हमको निर्देशित करना चाहिए। जैसे हो सकता है किसी बच्चे का माइंड टेक्निकल माइंड होता है, तो हम उसे इंजीनियरिंग लाइन के लिए सजेस्ट करते हैं।
किसी बच्चे का हो सकता है कि वो बायो में इंटरेस्ट रखता हो, तो हम उसे मेडिकल लाइन के लिए हम उसको, तो बच्चों का मूल्यांकन करके वो कितनी योग्यता रखता है, किस सब्जेक्ट में रुचि रखता है, तो हम उस बच्चे का मूल्यांकन करके हमें उस विद्यार्थी को हमें उस व्यवसाय के लिए निर्देशित करना चाहिए। जैसे कि हर व्यवसाय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, उसी प्रकार से हर व्यक्ति हर व्यवसाय के लिए नहीं। अतः हमें चाहिए कि व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता हमें विद्यार्थी को इसके लिए उचित व्यवसाय के लिए आवश्यक पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यवसाय में विभिन्नता। जिस तरह की नाम से ही देखा जा रहा है कि पहले के टाइम में हम देखते थे कि व्यवसाय में देखते थे कि ज़्यादा विशेष नहीं, ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं होती थी, अतः व्यक्ति को होता था कि व्यवसाय ज़्यादा बैठना नहीं पड़ता था। आज हम देखते हैं कि इतने व्यवसाय हो गए हैं कि हमें उस व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन में ही किस व्यवसाय को चुनना है, इसके लिए हमको निर्देशित हम उसको विद्यार्थी के जीवन काल में, विद्यालय के काल में ही हम उसको व्यवसायिक की शिक्षा ग्रहण करवा देते हैं, ताकि वह उसको आगे जाके जब अपनी वो शिक्षा समाप्त कर सके तो वो अपने व्यवसाय में तुरंत उसमें प्रवेश ले सके, अपने व्यवसाय को पा सके। इसके लिए उसको कई दिनों तक बेकार में भी नहीं बैठना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है किसी की आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है और वो जाके कहीं भी कोई भी जॉब अपना व्यवसाय पकड़ लेता है, जिससे कि उसको एक अपना हीन भावना की वो उसमें समायोजन उसको प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा आता है मानवीय शक्तियों का उपयुक्त प्रयोग। हर व्यक्ति के अंदर चाहे जो व्यक्ति हो, एक योग्यता अवश्य होती है। कोई कला का प्रेमी होता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है। यदि हम उस योग्यता का अगर हम दृष्टिपात नहीं कर सके, उसको ध्यान नहीं दें, तो एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि वो उसकी योग्यता उसको समाप्त हो जाती है। यदि हम उस योग्यता को अगर हम देखें और उसको निखार कर ले आएँ, तो वो एक दिन उस योग्यता का उसका लाभ उठा सकता है और उसके एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट आता है परिवर्तित अवस्थाएं। जैसे कि हमने देखा कि व्यवसाय में विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो जब हमारे व्यवसाय में विभिन्नता आ रही है तो नेचुरल सी बात है कि जब पहले हमारे व्यवसाय में जो होता था हाथों से काम किया जाता है, लेकिन अब उसकी जगह हमारे यहाँ मशीनों ने ले ली है। तो हम ये देख रहे हैं बराबर कि हमारा काम मशीनों ने ले लिए, हर काम नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, टेक्निक्स आ रही है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सारी इन चीज़ों को समझने के लिए हमें आगे व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमें एक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन हम व्यक्ति का जीवन जटिलतापूर्ण होने के कारण उसे अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अधिक होती है। इन समस्याओं के कारण व्यक्ति के जीवन में समायोजन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत निर्देशन उसकी सहायता करता है और उसे सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करता है। व्यक्ति के शैक्षिक और व्यवसाय समस्याओं पर उसकी व्यक्तिगत समस्याएं प्रभाव डालती हैं और शैक्षिक एवं व्यावसायिक सफलता अथवा असफलता व्यक्तिगत समस्याओं को प्रभावित करती हैं। जैसा कि हमने आपके फ्लो चार्ट में दिखाया है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन पक्ष शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से एवं पारिवारिक विकास से संबंधित होता है। इस प्रकार हम जैसे चित्र के से हम समझ सकते हैं कि हमारा व्यक्तिगत निर्देशन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं पारिवारिक क्रियाओं से संबंधित रखता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्र में रवैया और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है। ये हमारा पर्सनल गाइडेंस के लिए ये जैसा कि चित्र में स्पष्ट किया जा रहा है। व्यक्तिगत निर्देशन के आधारभूत सिद्धांत। व्यक्ति की अनेक समस्याओं में अंतर संबंध होता है। व्यक्ति अखंडित एवं जटिल होता है। व्यक्तिगत समस्याओं की उत्पत्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष कारणों से होती है।
व्यक्तिगत समस्याओं के साथ संवेगात्मक पहलू भी होता है। व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करनी चाहिए। व्यक्ति की समस्या समाधान के प्रति निजी धारणा समस्या के समाधान का हल खोजने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता, जैसे कि स्वास्थ्य, पहला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। जैसा कि व्यक्तिगत निर्देशन किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित होता है। यदि हम इस पर प्रकाश डालें तो यदि कोई व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अगर हमारा सही नहीं है तो हमारा मस्तिष्क भी सही कार्य नहीं कर सकता। हम अच्छी सोच नहीं सकते, हम मन लगाकर कार्य नहीं कर सकते, या किसी व्यवसाय में हो या विद्यार्थी जीवन में है, अगर हम पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो हम शिक्षा के द्वारा हम ये पाते हैं कि हमें किस तरह से अपने स्वास्थ्य को शारीरिक सुख को स्वस्थ रखना है, किस तरह से हम अपना बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जिस तरह से हम स्वस्थ शरीर रखें। हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा। जैसे कि पहले हम पढ़ा करते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसके लिए। लेकिन अब आज के समय में हम देखते हैं जब हमारे उठने का टाइम होता है तब इस टाइम आजकल विद्यार्थी सोने का टाइम उनका बना हुआ है। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं सभी के स्वास्थ्य का एकदम शारीरिक विकास। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से हम ये देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक विकास के लिए उस चाहिए कि उस व्यक्ति को जो योग्यता हो, उसकी रुचि हो, उसकी अभिरुचि जिसमें हो, तो उसके हिसाब से हम उसको अगर कोई व्यवसाय मिलता है या वो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो नेचुरल सी बात है, वो सामाजिक विकास भी में सहायता करता है, वो अपने परिवार में भी एक सहायता करता है। जैसे कि समाज हम प्रायः देखा करते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से ही प्रगति करता है। इस तरह से वह सामाजिक विकास में चाहे वो अगर यदि उसके विकास में अगर उसको वो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है तो वो सामाजिक विकास में भी सहायता करता है। ये समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या परिस्थिति है, वह उसको समझने में का भी प्रयत्न करता है और समाज की हर एक परिस्थिति में वह अपने आप को साबित करता है। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक व्यवहार। जैसे कि नाम से संवेगात्मक व्यवहार, जैसे जो कि है फीलिंग, जो हमारे जैसे हम देखते हैं कि यदि किसी परिवार में अगर किसी बच्चे के संवेगात्मक पर कंट्रोल होता है, किसी भी परिवार में लड़ाई या झगड़े या किसी भी तरह के होते हैं तो बच्चों में क्रोध आता है, उसके संवेग स्थिर नहीं रहते हैं और वह अपने पढ़ाई में मन नहीं लगा सकता, या कोई विद्यार्थी हो तो वो पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, या किसी व्यवसाय में हो तो उसमें भी रुचि नहीं ले सकता। नेक्स्ट आता है हमारा पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंध। प्रायः हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक संबंध, अगर हमारे परिवार में हमारे मधुर संबंध है, आपस में हम देखते हैं संयुक्त परिवार है और सभी लोग परिवार में एक मेल से रह रहे हैं, सभी एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो उस विद्यार्थी का एक जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक उसका व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छे से होगा। हम प्रायः ये देखते हैं प्रत्येक परिवार में यदि संयुक्त परिवार है तो हमारे यहाँ बहुत सारे हर प्रकार के व्यवहार के व्यक्ति उसमें होते, तो विद्यार्थी क्या होता है कि हर प्रकार के व्यवहार से अवगत होता है, तो हर माहौल में उसको सामंजस्य स्थापित समायोजित होने में कोई उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हम ये निर्देशन को जिस तरह से हमने पढ़ा तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन एक हम देखते हैं कि सांप सीढ़ी की तरह होता है। अगर उस व्यक्ति को उचित निर्देशित ना किया जाए, अगर वो तो वो व्यक्ति क्या होता है अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच के, जिस तरह के सांप सीढ़ी में 99 तक जाकर फिर हम लौटते हैं तो सीधे नीचे आके गिरते हैं। तो इसी तरह से अगर उचित निर्देशन नहीं दिया जाता है, उचित निर्देशन नहीं होता है तो व्यक्ति सीधे नीचे आके आता है। हम प्रायः ये देखते हैं, हम बहुत सारे कंपटीशन देखते हैं, उसमें हम परीक्षाओं में बैठते हैं तो हम कभी 1 नंबर से जाते हैं या 2 नंबर से जाते हैं और हम सीधे ज़मीन पर आते हैं क्योंकि हमें उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है या उचित। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमें उचित निर्देशन की आवश्यकता, हमें उन्नति की प्राप्ति के लिए, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एक उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू।